हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका कल हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसका मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के आपके जो सैम्पल पेपर है वो सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जल्द ही इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें देखो, आपका जो कल पेपर होने वाला है वो कल आपका पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हो, जो आपके स्टार्टिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि कल आपका पेपर है तो आपको जल्दी मैं ये बताने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हो, देखो वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। व्याकरण का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आप देखो, वाच्य की जो परिभाषा है उसको क्या लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ हो तो उसे वाच्य कहते हैं। मतलब अगर वाक्य के अंदर ये बोध हो रहा हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ हो। किसके अनुसार? कर्ता कर्म और भाव के अनुसार अगर हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका कर्तवाच्य है, कृतवाच्य, दूसरा आपका क्रमवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। मतलब जो आपकी डेफिनेशन है वो इसी से बनी है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद देखो, अगला जो है बंदर के 2 पर्यायवाची बताने। बंदर शब्द के तो एक तो क्या होता है आपका कपि, दूसरा क्या होता है? वानर होता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें सारा हूबहू जो आपके सैंपल पेपर थे उसी में से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखो, आपका अविकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आए। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसपे लिंग का कोई फर्क नहीं पड़े, लिंग का, वचन का, कारक का, वचन, कारक, काल, काल, पुरुष, स्त्री पुरुष, मतलब कोई सा भी ऐसी चीज हो जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़े तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इनको अव्यय या फिर अविकारी शब्द बोल सकते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द एक ही बात है। और इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और उसके बाद विस्मयादि बोधक। मतलब 4 भेद होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध वाचक होता है और विस्मयादि बोधक होता है। ये अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखो, महेश शब्द का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम लिखना है। देखो, महेश का क्या होता है? महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। और इसमें देखो क्या बन रही है? गुण संधि बन रही है। महा, महा मतलब आ प्लस ई, आ प्लस ई, ये क्या बन रही है? आपकी गुण संधि बन रही है। उसके बाद देखो, अगला जो है नीलकंठ शब्द समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। नीलकंठ क्या होता है? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। ये क्या होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय। नीला है जो कंठ, इसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब तारे गिनना, तारे गिनने का मतलब होता है जागकर रात काटना, जागकर रात काटना, ठीक है ना। तारे गिनने का मतलब होता है जागकर रात काटना। अब वाक्य प्रयोग कुछ भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे रात भर तारे गिनते रहे, जैसे मान लो कोई टेंशन हो रही हो तो उससे रात भर तारे गिनते रहे, ये लिख दो। जैसे मतलब राधा है, राधा, राधा के पति घर से बाहर थे तो इसलिए वह रात भर तारे गिनती रही। उसके बाद देखो, बे उपसर्ग लगाकर कोई 2 नए शब्द बनाइए। तो बे का मतलब, एक तो जैसे मान लो बेहोश हो गया, बेहोश, है ना। उसके बाद देखो, जैसे बेईमान हो गया, बेईमान हो गया, है ना। तो ऐसे कोई भी शब्द आप बना सकते हो। उसके बाद देखो, योगी के शब्द
में प्रत्यय छांटिए। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, उपसर्ग जो होता है ना वो वाक्य के हमेशा क्या लगता है, पहले लगता है, वाक्य के पहले लगता है। और प्रत्यय होता है वो कहाँ लगता है, बाद में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में। तो बे मतलब ये बे उपसर्ग से बेईमान हो गया और बेहोश हो गया। उसके अलावा यौगिक में प्रत्यय पूछना है, मतलब लास्ट में क्या जुड़ रहा है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय से ये शब्द बना है। उसके बाद देखो रूपक अलंकार की परिभाषा देनी है। और ये देखो चौपाई छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित लिखने, मतलब ये बड़े क्वेश्चन है ना, इनको मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको इनके भी आंसर चाहिए तो मैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इनके आंसर भी करवा दूंगा। इसके बाद देखो आपको निबंध लिखना 300 शब्दों पर, सदाचार का महत्व, दहेज प्रथा, दीपावली, विद्यार्थी और अनुशासन, पुस्तकालय, ज्ञान और स्रोत, जो आपको अच्छा लगे उनमें से एक पे निबंध आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखो जिसमें अपने नगर की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की गई है। मतलब कोई न्यूज़पेपर है और उसका जो संपादक संपादक जो होता है, जो उसको छापता है, तो उसके नाम एक पत्र लिखना है और उसमें अपने नगर की जो दुर्दशा उसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मतलब सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, लाइटें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसके बारे में आपको निबंध सॉरी पत्र लिखना है। उसके बाद देखो अगला इसी में है, मित्र की माता का आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए पत्र लिखना है। मतलब आपका कोई भी दोस्त है, उसकी माता एक्सपायर हो चुकी है और उसके लिए आपको संवेदना व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखना है। इसके बाद देखो ये पांचवा जो क्वेश्चन है, इसके सारे सारे आंसर मैं आपको करवाऊंगा। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखे। देखो तुलसीदास ने कौशिक शब्द के लिए प्रयुक्त किया है, कौशिक शब्द के लिए किसको प्रयुक्त किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो विश्वामित्र, इसको प्रयुक्त किया है। उसके बाद देखो कवि देव का जन्म कब हुआ, तो कवि देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। फागुन में गाए जाने वाले गीत, फागुन में कौन से गीत गाए जाते हैं, देखो होरी, कजरी, फाग और सभी। इसमें आप फाग देखते ही, फाल्गुन महीने में आती है ना, तो फाग देखते ही ऐसे मत कर देना फाग। इसमें आपके चारों तीनों के तीनों ना ये गाए जाते हैं, होरी भी गाया जाता है, कजरी भी गाया जाता है, फाग भी गाया जाता है। मतलब इसमें डी ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। उसके बाद देखो कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, कथा के लिए। और इसके बाद देखो इसमें आगे क्या है, देखो कथा के लिए, अंतर्मन के लिए, आत्मा के लिए, इतिहास के लिए। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो अंतर्मन के लिए हुआ है। उसके बाद देखो फसल में किसकी प्रधानता है, फसल में किसकी प्रधानता है, तो देखो फसल वैसे देखिए आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और माया, तो प्रकृति से संबंधित है ना फसल, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति। पुरैनी पात शब्द का अर्थ है, पुरैनी पात, पुरैनी पात का मतलब क्या होता है, देखो इसमें कमल का पत्ता, मतलब सूरजमुखी का पत्ता है, कमल का पत्ता है, गुलाब का पत्ता है, चमेली का पत्ता, तो क्या हो जाएगा, कमल का पत्ता। उसके बाद देखो सरगम का अर्थ क्या होता है, सरगम का अर्थ होता है स्वरबोध, ठीक है ना, सरगम का अर्थ होता है स्वरबोध। चहर का मत, चहर पर मत रीझना में क्या निहित है। अब देखो इसमें एक तो देखो चहर पर मत रीझना, अब ये एक तो देखो जैसे मतलब आपके माइंड में ऐसे ही आएगा कि फटकार लगा रहा है कि चहर पर मत रीझना, लेकिन ये क्या है, नसीहत है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला। उसके बाद देखो काव्यांश के भाव व शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, इसके आपको भाव लिखने, मतलब इसको आपको सही ढंग से इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसके बाद देखो अगला जो गयाखंड है, इसमें भी जो क्वेश्चन है छोटे वाले, इनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है, तो देशभक्ति की भावना है वो किस पर निर्भर करती है, मनुष्य के मन पर निर्भर करती है। ना धन पे करती है, ना बल पे करती है, ना शान पे करती है, किस पे निर्भर करती है, मन पे करती है। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था, बाल गोविंद जो भगत थे उनका व्यवसाय था खेतीबाड़ी करना। उसके बाद देखो लेखक की दृष्टि से खीरा किस वर्ग का प्रतीक है, तो खीरा किस वर्ग का प्रतीक है, मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है, मतलब जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रतीक है। उसके बाद देखो फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी है, तो फादर बुल्के की जन्मभूमि है वो बेल्जियम है। इसके बाद देखो 5 भाई बहनों में लेखिका किस नंबर पर है, जो 5 भाई बहन थे तो उनमें लेखिका का नंबर है वो किस पर था, तो उसका नंबर था वो 5वें नंबर पे था। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। शहनाई में प्रयोग आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है, तो शहनाई में जो रीढ़ काम आती है तो वो नरकट से बनती है। उसके बाद देखो संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति
परिणाम है, किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? संस्कृति सभ्यता का परिणाम है। उसके बाद देखो प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है, प्रज्ञा से जुड़ा हुआ जो जीवधारी है वो कौन सा? आपका मानव है। उसके बाद देखो ये आपको गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर आपको इनके उत्तर देने हैं। जैसे पाठ व रचनाकार का नाम लिखिए, इस गद्यांश में किस मौसम का वर्णन हुआ है। इसको आप जैसे ही पढ़ोगे ये सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। रामवक्स बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। उसके बाद देखो कृतिका भाग द्वितीय के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक व उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे? ये आपका क्वेश्चन है। देखो इसमें आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो जॉर्ज पंचम की नागपाठ के लेखक ने हिंदुस्तान को कैसी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। सिक्किम के आधार अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। उसके बाद देखो दुलारी की 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखी है। राजू किसके पत्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आगे आपका नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। ये भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। योग क्रमशु कौशलम की व्याख्या करनी है। राजनीतिक क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन करना है। सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई। गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और क्यों। तो इस तरह से आपके टोटल यहाँ पे देख सकते हो 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इस तरह से मैंने कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि सभी क्वेश्चनों के आंसर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। और इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको इसको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है। सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।